हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे इसी चैप्टर का, जो कि चैप्टर 3 आनुवांशिकता एवं सामान्य आनुवांशिक रोग, इसका अगला पार्ट। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था बहुत सारे डेफिनेशंस जो हैं उसके बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें मटर के पौधे ने किस तरह से उसकी सहायता की। ठीक है, उससे पहले इसके बारे में, इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाकी इस चार्ट के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो चार्ट है वो इस चैप्टर में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक पीढ़ी के बारे में पढ़ी थी, जिसमें से जनक पीढ़ी जो होती है उसको पी पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी से उत्पन्न जो पहली पीढ़ी की संतान होती है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं, जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर जो F1 पीढ़ी थी उससे जब दूसरी अगली पीढ़ी बनाई जाती है तो उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग स्वभाव के अलग अलग जीनोटाइप या फिनोटाइप तरह के पौधे जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि मटर के पौधे पर मेंडल का कार्य किस तरह से मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो यहाँ पर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। ठीक, अच्छा, उन्होंने एक संकरण के लिए शुद्ध लंबा, देखिए लंबे को किस चीज़ से डिनोट किया गया, तो कैपिटल टी से लंबा जो है वो दर्शाया गया है यहाँ पर। और तथा एक शुद्ध बौना जिसको दिखाया गया है स्मॉल टी करके। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने एक संकरण के लिए एक शुद्ध लंबा तथा एक शुद्ध बौना पौधा का चुनाव किया। प्रथम फिलियल पीढ़ी के पौधों को प्राप्त करने के लिए वे किसी एक पौधे के संपूर्ण फूलों के परागकोश को अलग कर स्त्री फूल में तथा एक दूसरे पौधे के संपूर्ण फूलों का जयांग अलग कर पुरुष फूल में परिणत कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए कि परागकोश जो है वो क्या है, पुरुष अंग है एक फूल का, और जो जयांग है वो स्त्री अंग है फूल का। तो अगर परागकोश निकाल दिया जाए तो वो फूल जो है उस फूल में सिर्फ जयांग बचेगा, तो वो स्त्री फूल हो जाएगी। और जिसमें से जयांग निकाल दिया जाएगा तो वो उसमें सिर्फ पुरुष वाला पार्ट यानी परागकोश ही रह जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि दो फूल को अलग अलग, एक को फीमेल और एक को मेल बना करके रखा। अब पुरुष फूल से परागकण ब्रश द्वारा लेकर स्त्री फूल के गर्भमुंड पर छिड़क कर उसे रुई से ढक दिए, अर्थात कृत्रिम विधि द्वारा परागण की क्रिया संपन्न करवाएं। क्या क्या लिखा है, अच्छा, तो कृत्रिम विधि द्वारा इन्होंने परागण की क्रिया जो है वो संपन्न करवाई। ठीक है, इस प्रकार बौने पौधे के परागकण को लंबे पौधे के गर्भमुंड पर एवं लंबे पौधे के परागकण को बौने पौधे का परागकण बौने पौधे के गर्भमुंड पर छिड़क कर रुई से ढक दिया। मतलब इसमें क्या किया, इन्होंने दोनों तरह की चीज़ें की। एक जो लंबा पौधा था उसका परागकोश निकाला, जो बौना पौधा था उसमें से जयांग निकाला, इस तरह से किया। फिर सेम चीज़ उल्टे तरीके से भी उन्होंने किया, क्या कि जो लंबा पौधा था उसमें से जयांग निकाल दिया, जो बौना पौधा था उसमें से परागकोश निकाल दिया, फिर उसमें दोनों में परागण की क्रिया की। तो दोनों तरीके से, ताकि कोई उलझन ना रहे, कोई समस्या ना रहे कि हाँ एक ही डायरेक्शन में काम किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने सारी चीज़ें करके परागण की क्रिया जो है वो कृत्रिम रूप से करवाई। ठीक, अच्छा, तो ताकि पुनः किसी प्रकार के परागण की क्रिया ना हो सके। ओके, इन दोनों संकरण के फलस्वरूप सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ये जो पूरा का पूरा परागण की प्रक्रिया जो संपन्न हुई, उसमें जो पहली पीढ़ी बन करके तैयार हुई उसमें क्या देखा उन्होंने कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो लंबे हैं। लेकिन कैसे लंबे, तो संकर लंबे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं। मतलब उनके जीन में लंबा और बौना दोनों तरह के गुण हैं, लेकिन उनका जो बाहरी लुक है, बाहरी जो
दिखावट है वो कैसा है, वो लंबा ही है। ठीक है, अब देखिए आगे। इस प्रकार कई बार दोहराए एवं इस प्रयोग को कई बार दोहराए एवं सभी का परिणाम एक ही समान प्राप्त हुआ। अब F1 पीढ़ी से प्राप्त बीजों को पुनः उगाकर स्वपरागन द्वारा पौधे उत्पन्न किए गए। इन पौधों को F2 पीढ़ी कहते हैं। इस पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि 75% लंबे एवं 25% बौने थे। लंबे तथा बौने का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था। तो यहाँ पर क्या हुआ, F1 पीढ़ी का जो पौधा बनकर के तैयार हुआ, उसके बाद उन्होंने उन पौधों को स्वपरागन के लिए छोड़ दिया। मतलब इस बार परागन की प्रक्रिया जो है वो पौधों में अपने आप ही हुई, जो कीड़ों से जो होता है, ठीक है, या फिर जो पौधे अपने आप परागन की क्रिया खुद से ही कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मटर के पौधों में जयांग और पुमंग जो है वो एक साथ एक ही फूल पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब परागन की प्रक्रिया होती है तो उसको स्वपरागन कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना उसमें आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, स्वपरागन, परपरागन, परागन, इस तरह की प्रक्रिया जो है वो प्रोजेक्ट्स में करने को आते हैं। तो अब जो F1 पीढ़ी के जो पौधे पैदा हुए हैं उनमें स्वपरागन की प्रक्रिया जो है वो होने के लिए उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद जो अगली पीढ़ी बनकर के तैयार हुई उसका नाम क्या था, F2 पीढ़ी, सेकेंड फिलियल जनरेशन। इस पीढ़ी में क्या हो गया, तो इस पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सब के सब पौधे लंबे नहीं थे। जैसे कि F1 पीढ़ी में क्या था कि सारे के सारे पौधे दिखने में लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि 75% लंबे एवं 25% बौने थे। अब इसी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। लंबे तथा बौने का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 है। अच्छा, ये कैसे पता करते हैं ये आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, बता देंगे। अभी के लिए इसको आगे पढ़ते हैं। अर्थात एक भाग शुद्ध लंबे, 2 संकर लंबे और एक भाग शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। तो इसका ये जो जीनोटाइप है इसका यही जो यहाँ पे अंकों में लिखा हुआ है या शब्दों में लिखा हुआ है। अब आगे देखें कि मेंडल ने यह प्रयोग कई वर्षों तक बार बार दोहराया एवं प्रत्येक प्रयोग का एक ही समान परिणाम प्राप्त होता गया। अब इसमें आता है कि मेंडल की सफलता के कारण, देखिए आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मेंडल जो है अपने प्रयोगों में सफल कैसे हुए, क्या कारण था जिनकी वजह से मेंडल की जो थ्योरी है वो सब जगह मान्य है। तो मेंडल की सफलता के कारण निम्नलिखित है। पहला, मेंडल ने विभिन्न लक्षणों के कारकों को लेकर अपने प्रयोग को दोहराया तथा प्रत्येक प्रयोग से एक ही तरह का परिणाम प्राप्त हुआ। ठीक है, हर बार एक ही तरह के फल मिल रहे थे, एक ही तरह की चीज़ें उनको मिल रही थी, जिसके वजह से इनका प्रयोग जो है वो सफल माना जा सकता है। अगर बार बार अलग अलग चीज़ें मिलती तो हम कह सकते थे कि हाँ कुछ तो अंतर है, कुछ तो अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, हर बार चीज़ें एक ही तरह की हो रही थी। इसीलिए इनका ये जो मेंडल का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल रहा। अगला, मटर के पौधे में प्रजनन की प्रचुर क्षमता के कारण मेंडल F2, F3 पीढ़ी तक अपने प्रयोगों को सफलतापूर्वक संचालित कर निरीक्षण द्वारा गणितीय निष्कर्ष प्राप्त करते रहे। अब मटर का पौधा ये सबसे ज़्यादा इनमें प्रजनन की क्षमता होती है। ठीक है, ये काफ़ी समय तक ये पौधा जो है वो बढ़ता रहता है, मतलब अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस तरह से करते करते अलग अलग काफ़ी टाइम तक अपनी जो अस्तित्व है वो बना करके रखते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके मेंडल ने F2 पीढ़ी बनाई, फिर F2 से F3 भी बनाई, हो सकता है इसके बाद इन्होंने आगे भी और प्रयोग किए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें जो है वो एक ही तरह से चलती ही जा रही हैं
और इनका इन्होंने गणितीय निष्कर्ष भी निकाला। आप देखिए, जो एक्सपेरिमेंट अगर मैथमेटिकली अगर प्रूव हो जाता है तो मतलब वो ज़्यादातर सारी चीज़ें सही है, ऐसा कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनका और एक रीज़न क्या है कि अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही आधार मानकर लगातार प्रयोग करते रहें, जो आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए उपयुक्त पौधा है। ठीक है, तो इन्होंने जब भी प्रयोग किया तो मटर के पौधे को लेकर के ही किया, और इसी पौधे से जितनी सारी चीज़ें उनको मिली, जानकारियाँ मिली आनुवंशिकता के संबंध में, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहीं से पता की, और बाकियों को अपनी किताबों में भी उन्होंने यही सब लिखा। विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष की परिकल्पना कर अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ठीक है, जैसा कहा, सांख्यिकी आंकड़ा मतलब मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो आप अपने क्लास में लास्ट वाले चैप्टर में एकदम पढ़ोगे, 26 चैप्टर में जो है। तो उस तरह से उन्होंने टेबल्स बना करके अपनी सारे के सारे आंकड़ों को, सारा डेटा जो है वो एक अच्छे से चार्ट में बना करके बताया, और सारी चीज़ें एकदम एक्सपेरिमेंटली ही नहीं बल्कि मैथमेटिकली भी प्रूवन है। ठीक, अच्छा, उन्होंने कई जोड़े विरोधी लक्षणों को लेकर प्रयोग किए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया, बहुत सी। जैसे तो देखिए, मेंडल के पौधे में मेंडल द्वारा, अच्छा, मटर के पौधों में मेंडल द्वारा चुने गए विरोधी लक्षण, सॉरी, यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों में पाए जाने वाले निम्नलिखित 7 जोड़े विरोधी लक्षणों को चुना। विरोधी लक्षणों के प्रत्येक जोड़े में एक लक्षण प्रभावी और दूसरा लक्षण अप्रभावी है। एक प्रभावी लक्षण मतलब जो दिखाई दे रहा है, पौधों में क्या बदलाव हो रहे हैं वो सामने से आंखों से देख पा रहे हैं, और अप्रभावी लक्षण जो उसके अंदर मौजूद तो हैं लेकिन हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि उसमें वो चीज़ें हैं भी कि नहीं। तो ये ट्रेट्स, ये डोमिनेंट ट्रेट और ये रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, मतलब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अगर आकार की बात करें तो प्रभावी लक्षण जो है वो गोल, ये प्रभावी लक्षण है। रिंकल्ड यानी कि जो झुर्रीदार चीज़ें होती हैं वो अप्रभावी लक्षण में आती हैं। वैसे रंग में पीला जो है प्रभावी था, हरा जो है वो अप्रभावी था। देखते हैं ना, मटर का पौधा जो है, जब मटर पकने लगता है तो पीला हो जाता है। अच्छा, इसका रंग जो मटर रहता है वो किस में रहता है, वो एक खोल के अंदर बना हुआ रहता है ना, उस खोल का रंग वो हरा जो है प्रभावी है, पीला अप्रभावी है। पूरा भरा हुआ और, अच्छा, फुल मतलब पूरा फूला हुआ और भरा हुआ, और फ्लैट और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब होता है जैसे पूरा पैक किया हुआ, ठीक है, जैसे आजकल के कपड़े, तो पूरा चपटा और पैक किया हुआ उसका कवर। अच्छा, हाइट जो है उसमें भी प्रभावी लक्षण टॉल होता है, शॉर्ट जो है वो अप्रभावी है, लंबा और बौना। फूलों की स्थिति, फुल पोजीशन ऑफ फ्लावर। अच्छा, जंक्शन पॉइंट पे मतलब जहाँ पर, अच्छा, टिप्स पे नहीं होते, टिप्स वाला जो है वो रिसेसिव है, मतलब एकदम टिप्पी के दिख रहा है फोटो में। और लीव जंक्शंस मतलब जहाँ से पौधों के पत्ते जो है वो निकलते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। अच्छा, रंग में बात करें तो जो पर्पल है, बैंगनी जो रंग है वो प्रभावी है, और सफ़ेद जो है वो अप्रभावी लक्षण है। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट भी दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। चाहो तो इसको याद कर लो या तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, यहाँ से सवाल आते भी नहीं है, ठीक है, कि तने की लंबाई में प्रभावी कौन होगा, लंबा होगा या बौना होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं आता। बस एक बार देख लेना है इसको, ठीक है, यहाँ से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो जैसे तने की लंबाई की बात करें तो लंबा जो है प्रभावी है, बौना जो है अप्रभावी है। बीज के आकार की बात करें तो गोल प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। बीज पत्र के रंग की बात करें तो पीला जो है वो प्रभावी है, हरा जो है अप्रभावी है। बीज के खोल के रंग की बात करें तो रंगीन और सफ़ेद, हरा होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, पके फलों के आकार तो फूला हुआ और पिचका हुआ, फूला हुआ जो प्रभावी है और पिचका हुआ जो है वो अप्रभावी लक्षण है। कच्चे फलों का रंग, कच्चे फलों में हरा रंग प्रभावी है और पीला रंग अप्रभावी है।
फूल की स्थिति अक्षस्थ और अग्रस्थ, अच्छा सेम चीज, ठीक है। इसको अक्षस्थ और ये वाला अग्रस्थ, बढ़िया, ठीक है। ऑक्सिलरी और एपिकल। तो बस यहीं तक आज के लिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप बस ध्यान रखना इस पार्ट का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि मटर के पौधे ने कैसे मेंडल को सफल बनाया। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।